मंजू एक टीचर थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी बीच कक्षा के दौरान पियून के दरवाज़ा खटखटाया। मंजू ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो पियून ने इशारा किया, प्रिंसिपल साहब आपको तुरंत अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मंजू बच्चों को सॉरी बोल प्रिंसिपल के चैम्बर में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही प्रिंसिपल साहब ने कहा, मंजू बैठो। मंजू घबरा गई कि आखिर प्रिंसिपल साहब ने अचानक से क्यों बुलाया। इतना इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है। थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल साहब ने कहा, मंजू अभी मैं जो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। मंजू ने कहा, सर बताइए ना, क्यों इतना डरा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, तुम्हारे पति विनोद का अभी फ़ोन आया था, तुम्हारी माँ नहीं रही। ये खबर सुन मंजू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी, वहीं रोने लगी। उसी समय स्कूल से छुट्टी ली और घर के लिए निकल गई। घर आई तो उसके हस्बैंड विनोद ने सारा सामान पैक करके रखा हुआ था। वो तुरंत उसी समय देहरादून के लिए निकल पड़े। मंजू अपने मायके पहुंची। वहां पर सभी रिश्तेदार आए हुए थे। सिर्फ मंजू का ही इंतज़ार हो रहा था कि मंजू आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख ले। मंजू के आते ही थोड़ी देर बाद मंजू की माँ का दाह संस्कार करा दिया गया। मंजू के सास ससुर नहीं थे, इस वजह से उसको अपनी माँ से ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि उसे अपना सुख दुख बताने के लिए उसके पास माँ के अलावा और कोई ना था। वो अपनी हर बात अपनी माँ को बताती थी। मंजू की माँ के गुजरने से मंजू बहुत ही शांत और अकेली हो गई थी। वो गुमसुम रहने लगी थी, जबकि मंजू का भाई रोहित और उसकी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस घर में कोई गुजर भी गया है। वो अपनी दिनचर्या ऐसे जी रहे थे जैसे बेंगलुरु से गर्मी की छुट्टियां मनाने यहाँ आए हैं। वैसे तो 10 दिन तक घर में बिना तेल मसाले वाला खाना खाया जाता है, लेकिन रोहित की पत्नी और उसके बच्चे बाहर से खाना मंगाकर खाते थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी कि लोग क्या सोच रहे हैं। 13वीं के अगले दिन ही रोहित अपने परिवार के साथ बेंगलुरु के लिए निकल गया। उसने पापा से एक बार भी बेंगलुरु जाने के लिए नहीं कहा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि पापा अब अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। मंजू ने पति विनोद से कहा कि मैं अभी 1 सप्ताह बाद आऊँगी। पापा बिल्कुल अकेले हो गए हैं, अगर मैं भी चली जाऊँगी तो पापा टूट जाएंगे। मंजू के पति विनोद मंजू की बातों को कभी नहीं टालता था। वो मान गया और मंजू 1 सप्ताह के लिए देहरादून में ही रुक गई। इस बीच मंजू ने कई बार अपने पापा को कोशिश की कि वह अपने साथ ले जाकर रखे, लेकिन मंजू के पापा इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। वो बोलते, बेटी तू पागल है, तुझे पता है हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। तू कह रही है कि मैं तेरे घर चल कर रहूँ, ऐसा कभी नहीं होगा बेटी। मंजू जान गई थी कि उसके पापा पुराने ख्यालों के हैं, इतना जल्दी मानने वालों में से नहीं हैं। लेकिन मंजू भी जिद्दी कम नहीं थी। मंजू ने अपने पति विनोद से कहा कि तुम भी पापा से एक बार कहो, शायद तुम्हारे कहने से मान जाएं। विनोद ने भी कई बार कहा, पापा आप हमारे साथ चल के रहिए, हमें बहुत खुशी होगी। मंजू के पापा ये कहकर विनोद की बात टाल देते थे कि बेटा अभी तो निरोग हूँ, एक बाई रख लूँगा, घर में साफ सफाई कर देगी और खाना बना दिया करेगी। जब मैं पूरी तरह से थक जाऊँगा तब तो तुम और तुम्हारा साला रोहित है ही। कुछ दिन तुम्हारे घर रह लूँगा, कुछ दिन अपने बेटे के यहाँ। 1 सप्ताह बाद मंजू अपने ससुराल लौट गई थी, लेकिन उसे रोज़ाना अपने पिता की चिंता सताए जाती थी। पापा कैसे रहेंगे। पापा ने तो आज तक ज़िंदगी में चाय तक नहीं बनाया। उन्हें घर के बारे में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि घर की एक एक सामान भी माँ खरीदती थी। पापा कैसे रहेंगे अकेले। मंजू ने बहुत प्रयास किया, लेकिन मंजू के पापा मंजू के घर आने के लिए राज़ी नहीं हुए। एक दिन मंजू और उसके हस्बैंड विनोद डिनर कर रहे थे। तभी विनोद ने कहा, मंजू मैं एक बात कहूँ, वैसे तो थोड़ा बात अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हर आदमी को अपना जीवन जीने का हक है। कहो तो मैं बात कहूँ। मंजू ने कहा, हाँ कहो। विनोद ने कहा,
क्यों ना हम पापा की शादी का विज्ञापन ऑनलाइन शादी की वेबसाइट पर डाल दें। कोई ना कोई उनकी उम्र की महिला मिल ही जाएगी, फिर उस महिला की भी ज़िंदगी संवर जाएगी और पापा का भी अकेलापन दूर हो जाएगा। यह बात सुन मंजू विनोद पर गुस्सा हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पापा की इस उम्र में शादी होगी? तुम अगर पापा की सेवा नहीं करते तो ना करो, लेकिन ऐसी वाहियात बातें तो मत किया करो। यही अंतर होता है दामाद और बेटे में। विनोद ने कहा, मंजू मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि गुस्सा मत होना। मैं तो पापा की भलाई के लिए ही कह रहा था, तुम खामखा दिल पर ले लिए। वैसे मैं तो कहता हूँ एक बार इस बारे में सोचना ज़रूर। थोड़ी देर के बाद विनोद और मंजू सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। विनोद एक सिविल इंजीनियर था तो उसका शारीरिक वर्क ज़्यादा होता, इसलिए वह थका हुआ था और जल्दी सो गया। लेकिन मंजू को नींद नहीं आ रही थी। विनोद की बात को सोचने लगा कि क्या सच में विनोद सही कह रहा है? क्या पापा की शादी करा देना उचित होगा? दुनिया समाज क्या सोचेगी? उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। किसी न किसी को तो पहला कदम उठाना ही होता है। मेरे पापा जैसे न जाने कितने लोग इस तरह की अकेले जीवन जी रहे होंगे। अगर हम यह शुरुआत करते हैं तो पता नहीं कितने लोगों के जीवन में रोशनी आ जाए। दोबारा शादी करना कोई गुनाह तो नहीं, क्या खुश रहना गुनाह है? मंजू के मन में हजारों ऐसे सवाल गूंज रहे थे। अगले दिन शाम को जब मंजू और विनोद डिनर कर रहे थे तो मंजू ने कहा, विनोद आप सही कह रहे हैं, पापा की शादी करा देते हैं। विनोद ने कहा, मंजू इतना भी आसान नहीं, पहले पापा से पूछना पड़ेगा। अगर मान लो हमने विज्ञापन दे दिया और पापा तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? मंजू ने कहा, फिर तो पापा कभी तैयार नहीं होंगे, वो भी दूसरी शादी के लिए। इस जन्म में तो संभव नहीं है, तुम भूल ही जाओ। मंजू ने कहा, विनोद तुम विज्ञापन डालो, मेरे मन में एक आइडिया है। क्या आइडिया है? मुझे भी तो बताओ। तुम पहले विज्ञापन तो डालो, मैं फिर बताऊंगी क्या करना है, पापा के बिना इजाज़त के। हाँ यार, हाँ मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम विज्ञापन डालो। अगले दिन ही विनोद ने कई अखबारों के मैट्रिमोनियल पेज पर और ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने ससुर जी की शादी की विज्ञापन डाल दी और उसमें ये मेंशन कर दिया गया कि महिला देहरादून की ही होनी चाहिए, महिला तलाकशुदा या विधवा होनी चाहिए और उनकी उम्र 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जिस दिन विज्ञापन डाला था उसके अगले दिन ही एक महिला का कॉल मंजू के मोबाइल पर आया, क्योंकि फ़ोन नंबर मंजू का ही दिया हुआ था। महिला ने बताया कि वो विधवा है और देहरादून के एक वृद्धाश्रम में रहती है। उसके बेटे विदेश रहते हैं, लेकिन भानु प्रताप जी से शादी करने के लिए तैयार है। मंजू ने कहा, आंटी मैं अगले सप्ताह आपसे मिलने देहरादून आऊँगी और बाकी डिटेल आपको वहीं बताऊँगी शादी के बारे में। उस लेडीज़ ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। नेक्स्ट वीक अपने पति के साथ मंजू देहरादून पहुँच चुकी थी। मंजू और उसके पति उस महिला से मिलने वृद्धाश्रम में गए। मंजू ने कुछ देर तक उस वृद्धाश्रम महिला से बात की। उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उस महिला से पापा से शादी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात यहीं आकर अटक जाती है कि पापा को तो इस बात का पता भी नहीं है कि उनकी बेटी ने उनकी शादी का विज्ञापन दिया है और शादी की बात भी कर डाली है। अब बात आई कि पापा को मनाया कैसे जाए। मंजू ने उस वृद्धाश्रम महिला से बोली, जिसका नाम शांति था, देखो आंटी, अगर आपको पापा से शादी करनी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे अगर हम पापा से शादी की बात करेंगे तो वह कभी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पापा बहुत पुराने ख्यालों के हैं। इस उम्र में शादी की बात उनसे हम कहेंगे तो बिल्कुल भी भड़क जाएंगे। शांति जी ने कहा कि जब आपने अपने पापा से इस बारे में बात ही नहीं किए थे तो विज्ञापन क्यों दिया था शादी करने के लिए? मंजू ने कहा, आंटी सब कुछ हो जाएगा, बस आपको एक मेरा छोटा सा काम करना होगा। मैं आज आपको अपने घर ले चलूँगी और अपने पापा से आपका परिचय योगा टीचर के रूप में कराऊंगी। धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करो।
जब पापा का आपसे दोस्ती हो जाएगा फिर मैं पापा से आपसे शादी की बातें कर लूँगी। और एक तरह से सही भी है, आप दोनों लोग एक दूसरे को जान भी जाओगे। शांति जी इस बात के लिए तैयार हो गई और वह मंजू के साथ मंजू के घर चल दी। मंजू ने घर पहुंचकर अपने पापा से शांति जी का परिचय कराया और उन्होंने बताया है यह एक योगा टीचर है। चाहती हूँ कि पापा आप इनसे योगा की ट्रेनिंग लीजिए, इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे। मंजू के पापा इस बात के लिए मान गए। मंजू अगले दिन ही अपने ससुराल वापस लौट आई और इधर शांति जी रोज सुबह सुबह मंजू के पिताजी को योगा सिखाने के लिए उनके घर पर आती थीं। फिर क्या था, दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। मंजू के पापा को जब यह बात पता चली कि शांति जी का अपना घर नहीं है, वो वृद्धाश्रम में रहती हैं, उनके बेटे अमेरिका में रहते हैं और उनकी देखभाल के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। मंजू के पापा ने एक दिन शांति जी से कहा कि शांति जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा इतना बड़ा घर है, मैं भी यहाँ अकेले रहता हूँ, आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। शांति जी और मंजू भी तो यही चाहते थे कि पापा शांति जी के साथ घुल मिल जाएं, खुद ही उनको यहाँ रहने के लिए कह दें। शांति जी भी बहुत खुश हुई। जिस काम के लिए वो यहाँ आई थी वो अपने काम में सफल हुई और यह खबर उन्होंने मंजू को फ़ोन करके दिया कि तुम्हारे पापा मुझे अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर क्या था, मंजू ने सोचा लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की देर है। अगले दिन ही मंजू देहरादून अपने पापा के घर आ गई। मंजू को अचानक देखते हुए मंजू के पापा बोले, तुमने फ़ोन भी नहीं किया कि आ रही हो, अचानक कैसे? बस ऐसे ही पापा, आपसे मिलने को मन किया तो आ गई। दोपहर में मंजू ने अपने पापा की मनपसंद राजमा चावल बनाई। बैठकर खाना खा रहे थे तभी मंजू ने कहा, पापा एक बात कहूँ, वैसे तो ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल ही नई बात है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। बोलो बेटी, क्या बात है? आप और शांति आंटी अगर दोनों शादी कर ले तो कैसा रहेगा? मंजू तुम पागल हो गई हो क्या? ये बात तो तुमने मुझसे कह भी दी, शांति जी से कहना भी मत, वो क्या समझेंगी? मुझे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती हैं, बल्कि मैंने तो उनको यहीं पर रहने के लिए भी बोल दिया है। अगर उनको ये पता चलेगा कि मेरे मन में उनके प्रति ऐसी सोच है तो वो कभी भी यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होंगी और उनका आना जाना भी यहाँ बंद हो जाएगा। पापा आप एक बार हाँ तो कहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं शांति आंटी से बात करूँगी। मंजू के पापा ने कहा कि अगर शांति जी तैयार हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, शांति जी तो पहले से तैयार ही थी। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी की डेट ले ली गई। मंजू ने सोचा कि इस बात की खबर वो अपने भाई को भी दे दे। मंजू ने जब अपने भाई को फ़ोन करके ये बताया कि वो पापा की शादी कराने जा रही है, हो सके तो तुम भी आ जाओ। जब यह बात मंजू के भाई को पता चली तो वह मंजू पर गुस्सा होने लगा। मंजू तुम सच में पागल हो गई हो, तुम्हें लोक लाज की चिंता तो बिल्कुल ही नहीं है। समाज में हमारी भी इज्जत है, लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में भी कोई शादी करता है। तुम इतना भी अधिक आधुनिक मत हो जाओ, अपने परंपराओं और रीति रिवाजों को भूल जाओ। मंजू को उसके भाई का इस तरह से चिल्लाना बहुत बुरा लगा और मंजू ने भी पलटकर जवाब दिया, भैया रीति रिवाज और परंपराओं को मैं भूली नहीं, बल्कि भूले तुम हो। अगर तुम पापा को अपने साथ रखते तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि पापा की शादी करानी पड़ती। पापा बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आखिर उनके भी ज़िंदगी में खुशियाँ तो होनी ही चाहिए, लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़र्क, तुम्हें तो बस अपने बच्चे और भाभी से मतलब है। मैंने तो पापा को कई बार अपने घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन पापा तैयार ही नहीं हुए जाने के लिए। मंजू के भाई ने फ़ोन काट दिया और उसने फ़ोन अपने पापा के मोबाइल पर लगाया और पापा से पूछा, पापा मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप दोबारा से शादी करने जा रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है ना? तब उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा,
मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और ये फैसला सिर्फ मंजू का नहीं बल्कि मेरा है। और मैं तो कहूँ कि हर बुजुर्ग माँ बाप को भी ये फैसला लेना चाहिए। आखिर उनको भी जीने का अधिकार है। जब बेटों को अपने माँ बाप की चिंता नहीं, उन्हें अकेले छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में मरने के लिए, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने का अधिकार है। तुम्हारी माँ को मरे आज 6 माह से भी ज़्यादा हो गया। तुमने कितनी बार मेरी हाल चाल जानने के लिए फ़ोन किया? सप्ताह में एक बार फ़ोन करते हो, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। तुमने एक बार भी पूछा कि मैं खाना कैसे खाता हूँ, कौन बनाता है? इस बार फ़ोन पापा ने काट दिया। अगले दिन मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर मंजू के पापा और शांति जी की एक दूसरे से कानूनी रूप से शादी हो गई। इस बात की खबर मीडिया में भी फैल गई थी और अगले दिन फ्रंट पेज पर ही ये न्यूज आया और इस कदम को सब ने सराहना की। सब लोगों ने यही कहा कि आखिर बुजुर्गों को भी जीने का हक है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।